कहानी की शुरुआत ब्राइटबर्न नाम के एक शहर से होती है, जहां काइल और टोरी ब्रायर अपने कमरे में आराम कर रहे होते हैं। तभी बाहर से हल्की गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। टोरी को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वह ध्यान से सुनने लगती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा घर हिल जाता है। दोनों खिड़की के पास जाकर देखते हैं कि पास के जंगल में लाल रंग की तेज रोशनी दिखाई दे रही है। वे तुरंत उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक अजीब सा स्पेसशिप दिखाई देता है जिसके अंदर एक छोटा सा बच्चा मौजूद होता है। काइल और टोरी उस बच्चे को अपने साथ घर ले आते हैं और फैसला करते हैं कि वे उसे अपने बेटे की तरह पालेंगे। वे उसका नाम ब्रैंडन रखते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उसी रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। करीब 10 साल बाद एक सुबह टोरी ब्रैंडन को स्कूल के लिए उठाने उसके कमरे में जाती है, लेकिन कमरा खाली होता है। लुका छिपी खेलना उन दोनों का पसंदीदा खेल है, इसलिए टोरी समझ जाती है कि ब्रैंडन कहीं छिपा हुआ है। वह उसे ढूंढने के लिए सीटी बजाती है। कुछ ही सेकंड बाद दूर से भी सीटी की आवाज आती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए खलिहान तक पहुंचती है और हर कोने में उसे ढूंढने लगती है। तभी ब्रैंडन छिपने की जगह से बाहर आ जाता है। दोनों साथ में बाहर आते हैं, जहां काइल उनका इंतजार कर रहा होता है। वह ब्रैंडन को समझाता है कि खलिहान में ज्यादा मत आया करो, क्योंकि वहां हादसा हो सकता है। स्कूल में टीचर ब्रैंडन से मधुमक्खियों और ततैयों के बारे में सवाल पूछती हैं। ब्रैंडन सही जवाब देता है। वह बताता है कि मधुमक्खियां फूलों का पराग फैलाने में मदद करती हैं, जबकि ततैया दूसरे कीड़ों का शिकार करती हैं। वह पिस्टिफर नाम की एक खास प्रजाति के बारे में भी बताता है, जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, बल्कि दूसरी प्रजातियों के घोंसलों का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को पालती है। उसका जवाब सही होता है, लेकिन क्लास के बाकी बच्चों को उसकी बातें अजीब लगती हैं। रॉयस नाम का लड़का उसका मजाक उड़ाने लगता है और पूरी क्लास हंसने लगती है। सिर्फ कैटलिन उसका मजाक नहीं उड़ाती। वह मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाती है और ब्रैंडन भी उसे देखकर मुस्कुरा देता है। उसी रात टोरी अपने पेंटिंग रूम में काम करने जाती है। तभी खलिहान की तरफ से हल्की लाल रोशनी दिखाई देती है। उसी समय ब्रैंडन अपने कमरे में अजीब तरह से तड़पने लगता है और उसका पूरा शरीर बिस्तर पर कांपने लगता है। टोरी को आवाजें तो सुनाई देती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद ब्रैंडन उठता है और चुपचाप खिड़की से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद टोरी को बाहर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर देखने जाती है। तभी कोई बहुत तेज रफ्तार से उसके पास से निकल जाता है। घर के पीछे टंगे कपड़ों के बीच उसे एक पल के लिए ब्रैंडन की पीठ दिखाई देती है, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो जाता है। तभी उसकी नजर खलिहान पर पड़ती है, जहाँ फिर वही लाल रोशनी चमक रही होती है। अंदर जाकर वह देखती है कि ब्रैंडन जमीन में बने पुराने ट्रैप डोर के ऊपर खड़ा किसी अजीब भाषा में कुछ बोल रहा है। वह दरवाजे पर लगी भारी जंजीरों को खींच रहा होता है, जैसे नीचे से कोई उसे बुला रहा हो। टोरी कई बार उसका नाम पुकारती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। जब वह उसके कंधे पर हाथ रखती है तो ब्रैंडन चौंक जाता है। टोरी को लगता है कि वह नींद में चल रहा था, इसलिए वह उसे वापस घर ले आती है। रास्ते में ब्रैंडन बताता है कि उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन टोरी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और उसे वापस कमरे में सुला देती है। थोड़ी देर बाद काइल भी उसका हाल पूछने आ जाता है। टोरी इस पूरी घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। वह सिर्फ ब्रैंडन से कहती है कि वह नींद में चलते चलते नीचे आ गया था। अगले दिन काइल ब्रैंडन के साथ बैठकर पुरानी बातें याद करता है। वह बताता है कि जब उन्होंने उसे गोद लिया था, तब शुरुआत में उसके साथ रिश्ता बनाना आसान नहीं था। एक दिन उसने उसे चुप कराने के लिए एक कैंडी दी थी और उसी दिन से दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन गया। आज भी दोनों साथ बैठकर वही कैंडी खाते हैं। कुछ देर बाद काइल यार्ड में काम करने चला जाता है और ब्रैंडन अकेला रह जाता है। ब्रैंडन लॉन मोवर स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चालू नहीं होता। गुस्से में वह भारी लॉन मोवर को एक ही झटके में दूर फेंक देता है। वह अपने हाथों को देखने लगता है, क्योंकि अब उसे अपनी अजीब ताकत का एहसास होने लगता है। फिर वह उस लॉन मोवर के पास जाता है जो उल्टा पड़ा होता है और उसके ब्लेड अभी भी घूम रहे होते हैं। तभी उसके कानों में फिर वही रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगती हैं। उन आवाजों के असर में आकर वह अपना हाथ सीधे घूमते हुए ब्लेड पर रख देता है। अगले ही पल मशीन पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन ब्रैंडन के हाथ पर एक छोटा सा निशान तक नहीं आता। अब साफ हो जाता है कि उसके अंदर कोई ऐसी ताकत है जो बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं है। कुछ समय बाद ब्रैंडन का 12वां जन्मदिन आता है। पूरा परिवार एक लोकल रेस्टोरेंट में उसका जन्मदिन मनाने पहुंचता है। टोरी की बहन मैरिली और उसका पति नोआ भी वहां आते हैं। मैरिली, जो ब्रैंडन के स्कूल में काउंसलर भी है, उसकी पढ़ाई और तेज दिमाग की खूब तारीफ करती है। जन्मदिन के गिफ्ट में नोआ उसे शिकार करने वाली एक राइफल देता है, लेकिन काइल तुरंत वह राइफल उसके हाथ से ले लेता है। वह कहता है कि ब्रैंडन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि बंदूक इस्तेमाल कर सके। यह सुनकर ब्रैंडन नाराज हो जाता है और जिद करने लगता है कि बंदूक उसे ही दी जाए, लेकिन काइल अपनी बात से पीछे नहीं हटता। गुस्से में ब्रैंडन जोर से मेज पर मुक्का मार देता है। उसी पल रेस्टोरेंट के पास लगे आर्केड गेम्स की सभी स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगती हैं।
काइल फैसला करता है कि अब पार्टी खत्म करके घर चलना ही बेहतर होगा, लेकिन ब्रैंडन उठता नहीं, इसलिए काइल उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है, आर्केड की स्क्रीन एक बार फिर अजीब तरीके से झिलमिलाने लगती है। तब टोरी बीच में आती है और प्यार से ब्रैंडन को समझाकर अपने साथ बाहर ले जाती है। रेस्टोरेंट से निकलते समय एरिका नाम की एक वेट्रेस उन्हें ध्यान से देख रही होती है। घर पहुंचने के बाद काइल और टोरी ब्रैंडन के बदलते व्यवहार पर बात करते हैं। टोरी कहती है कि शायद यह उसकी उम्र का असर है। आखिर जब वे खुद टीनेजर थे तब उन्होंने भी कम शरारतें नहीं की थीं। वह यह भी बताती है कि उसके अपने माता पिता कभी उसका साथ नहीं देते थे, इसलिए वह चाहती है कि ब्रैंडन को हमेशा उनका प्यार और भरोसा मिले। काइल भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और अगले दिन पूरे परिवार के साथ कैंपिंग पर जाने का सुझाव देता है ताकि सब साथ समय बिता सकें। अगली सुबह सब लोग कैंपिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। टोरी ब्रैंडन से कहती है कि अपनी जैकेट भी साथ रख ले, लेकिन वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप नाश्ता करता रहता है। तभी काइल की नजर उसके हाथ पर जाती है। ब्रैंडन आराम से लोहे का फोर्क चबा रहा होता है। काइल तुरंत उसके हाथ से फोर्क छीन लेता है। तब ब्रैंडन भी देखता है कि उसके हाथ में रखा मजबूत मेटल का फोर्क पूरी तरह मुड़ चुका है। बाद में टोरी सामान पैक करने के लिए उसके कमरे में जाती है। जैकेट ढूंढते ढूंढते उसे बिस्तर के नीचे कुछ कागज छिपे हुए मिलते हैं। वह उन्हें निकालकर काइल को दिखाती है। शुरुआत में उन कागजों में बिना कपड़ों वाली महिलाओं की तस्वीरें होती हैं। दोनों सोचते हैं कि इस उम्र में ऐसी जिज्ञासा होना सामान्य बात है, लेकिन बाकी कागजों में इंसानों के शरीर के अंगों के डरावने स्केच बने होते हैं। यह देखकर टोरी और काइल तय करते हैं कि अब ब्रैंडन से गंभीर बात करना जरूरी है। थोड़ी देर बाद काइल ब्रैंडन को शिकार पर ले जाता है। रास्ते में वह उससे बड़े होने, रिश्तों और प्यार के बारे में समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि किसी के करीब होना सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, बल्कि भरोसे और प्यार की भी बात होती है। वह यह भी समझाता है कि इस उम्र में नई नई भावनाएं और इच्छाएं आना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन ब्रैंडन उसकी बात का मतलब कुछ और समझ लेता है। यह देखकर काइल तुरंत बात बदल देता है। उधर कैटलिन रात को अपने कमरे में सो रही होती है। तभी अचानक उसके लैपटॉप से तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगता है। वह उठकर लैपटॉप बंद कर देती। अगले दिन टोरी स्कूल में मैरिली से मिलती है और ब्रैंडन के बदलते व्यवहार के बारे में बात करती है। मैरिली उसे समझाती है कि इस उम्र में बच्चों का मूड बदलना आम बात है और यह किशोरावस्था का हिस्सा है। बाद में टोरी देखती है कि ब्रैंडन अपनी नोटबुक में कुछ अजीब निशान बना रहा है, लेकिन उसे देखते ही वह नोटबुक छिपा लेता है। उसी रात काइल को खलिहान की तरफ से मुर्गियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह बंदूक लेकर बाहर जाता है। उसे लगता है कि शायद कोई जंगली जानवर अंदर घुस आया होगा, लेकिन वहां पहुंचकर वह ब्रैंडन को मुर्गियों के बीच खड़ा देखता है। उसकी आंखों में अजीब नजर होती है। काइल उसे घर चलने के लिए कहता है और अपने साथ ले आता है। अगली सुबह वह देखता है कि बाड़े की सारी मुर्गियां मरी पड़ी हैं। वह टोरी को पूरी बात बताता है और कहता है कि यह किसी भेड़िए का काम नहीं हो सकता, क्योंकि बाड़े का ताला बिल्कुल सही सलामत है। फिर भी टोरी यह मानने के लिए तैयार नहीं होती कि ब्रैंडन ऐसा कर सकता है। उधर स्कूल में एक ट्रस्ट एक्सरसाइज चल रही होती है। सभी बच्चों को पीछे की तरफ गिरना होता है और सामने वाला उन्हें पकड़ता है। जब ब्रैंडन की बारी आती है तो कैटलिन जानबूझकर उसे गिरने देती है। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कैटलिन उसे परवर्ट कहती है और उसे उठाने से भी मना कर देती है। तभी उनका कोच बीच में आता है और कैटलिन से कहता है कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो वह इस क्लास में फेल हो जाएगी। मजबूरी में कैटलिन ब्रैंडन की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ता है वह उसे इतनी जोर से दबाता है कि उसका हाथ बुरी तरह कुचल जाता है। कैटलिन दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। इस घटना के बाद ब्रैंडन और कैटलिन के माता पिता, स्कूल के प्रिंसिपल और शेरिफ की मीटिंग होती है। कैटलिन की माँ एरिका चाहती है कि ब्रैंडन को कड़ी सजा मिले, यहाँ तक कि उसे जेल भेज दिया जाए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ब्रैंडन को सिर्फ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा और उसकी काउंसलिंग होगी, तो वह और भड़क जाती है। वह टोरी से कहती है कि शायद ब्रैंडन की असली माँ कोई खतरनाक और मानसिक रूप से अस्थिर औरत रही होगी। यह सुनकर टोरी नाराज हो जाती है। वह कहती है कि वही ब्रैंडन की असली माँ है और बिना वजह एक बच्चे पर ऐसे आरोप लगाना गलत है। जाने से पहले वह कैटलिन को लगी चोट के लिए माफी भी मांगती है। जब टोरी, काइल और ब्रैंडन वहाँ से निकलते हैं तब ब्रैंडन एरिका की तरफ ठंडी नजर से देखता है। घर लौटने के बाद टोरी पहली बार काइल को उस रात की पूरी बात बताती है, जब ब्रैंडन नींद में चलकर खलिहान के ट्रैप डोर को खोलने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर काइल की चिंता बढ़ जाती है। वह कहता है कि ब्रैंडन बार बार उसी जगह की तरफ खींचा चला जाता है और वह बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं है।
उसे डर लगने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ब्रैंडन किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उसी रात ब्रैंडन अपने बिस्तर पर लेटा होता है, तभी उसे उन रहस्यमयी फुसफुसाहटों का असली मतलब समझ में आ जाता है। अगले ही पल वह चुपचाप अपना कमरा छोड़कर तेज बारिश में खलिहान की तरफ चला जाता है। इसी बीच टोरी ब्रैंडन की असली पहचान के बारे में जवाब ढूंढ रही होती है। तभी उसकी नजर खलिहान की खिड़की से निकल रही लाल रोशनी पर पड़ती है और वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। अंदर जाकर वह देखती है कि ब्रैंडन हवा में तैर रहा है और उसके नीचे वही लाल रोशनी चमक रही है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन नीचे गिर जाता है और पास पड़े एलियन स्पेसशिप से उसका हाथ कट जाता है। टोरी उसे संभालती है। तभी ब्रैंडन पूछता है, मैं आखिर हूँ क्या? अब टोरी उसे पूरा सच बता देती है। वह बताती है कि वह और काइल कभी अपना बच्चा नहीं कर पाए। फिर एक रात उन्हें जंगल में गिरे स्पेसशिप के अंदर ब्रैंडन मिला था और तभी से उन्होंने उसे अपना बेटा बनाकर पाला। यह सच सुनकर ब्रैंडन वहां से भाग जाता है। बाहर पहुंचते ही उसके कानों में फिर वही रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगती हैं। इस बार उसे उनका मतलब साफ समझ आ जाता है, दुनिया पर कब्जा करो। यह सुनते ही वह जोर से चीखता है और उसकी आंखें लाल रंग में चमकने लगती हैं। उसी रात वह बिना बताए कैटलिन के कमरे में पहुंच जाता है। कैटलिन उसे देखकर डर जाती है। ब्रैंडन उसे एक फूल देता है और कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उन गिने चुने लोगों में से है जो उसकी असली पहचान जानते हैं। लेकिन कैटलिन कहती है कि उसकी माँ ने उसे ब्रैंडन से दूर रहने को कहा है। इस पर ब्रैंडन कहता है कि वह खुद सारी परेशानी खत्म कर देगा। उधर डाइनर में एरिका सफाई कर रही होती है। तभी उसकी नजर खिड़की पर बने कुछ अजीब निशानों पर पड़ती है। वह इसे किसी की शरारत समझकर गैरी को आवाज देती है। तभी पूरे डाइनर की लाइटें तेजी से झिलमिलाने लगती हैं और अगले ही पल खिड़की टूट जाती है। कांच का एक बड़ा और नुकीला टुकड़ा एरिका की आंख में घुस जाता है। वह अपनी आंख से कांच का टुकड़ा निकाल देती है, लेकिन उसकी आंख से लगातार खून बहने लगता है और उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। वह पास पड़ा बेसबॉल बैट उठा लेती है और फिर भागकर एक बड़े फ्रीजर के अंदर छिप जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद लाल लेजर जैसी किरण फ्रीजर के लोहे के दरवाजे को काट देती है। दरवाजा खुलते ही एरिका ऊपर देखती है। उसके सामने लाल मास्क और केप पहने एक लड़का खड़ा होता है, जिसकी आंखें लाल रंग में चमक रही होती हैं। एरिका कुछ कर पाती उससे पहले ही वह उस पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है। अगली सुबह टोरी और काइल नाश्ते की मेज पर ब्रैंडन का इंतजार कर रहे होते हैं। जब ब्रैंडन नीचे आता है तो वह बिल्कुल शांत दिखाई देता है, जैसे उसने अपनी असली पहचान को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो। उधर शेरिफ एरिका के गायब होने की जांच शुरू कर देता है। जांच के दौरान उसकी नजर डाइनर की टूटी खिड़की पर बने उसी अजीब निशान पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि यह केस का एक अहम सुराग हो सकता है। इसी बीच मैरिली ब्रैंडन की काउंसलिंग कर रही होती है। वह उससे उसके गोद लिए जाने और उसके बदलते व्यवहार के बारे में बात करती है। ब्रैंडन कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि वह बाकी लोगों जैसा नहीं है। मैरिली उससे पूछती है कि कैटलिन के साथ जो हुआ क्या उसे उसका पछतावा है, लेकिन ब्रैंडन के चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं होता। यह देखकर मैरिली फैसला करती है कि वह पूरी बात शेरिफ को बताएगी। ये सुनते ही ब्रैंडन गुस्से में आ जाता है। उधर एक बार में काइल अपने दोस्तों के साथ एरिका की मौत की चर्चा कर रहा होता है। तभी ईजे कहता है कि कहीं इस सब के पीछे ब्रैंडन तो नहीं है, क्योंकि कैटलिन के साथ भी वह हिंसक हो चुका है। ये सुनकर काइल तुरंत उसे डांट देता है। ईजे अपनी बात के लिए माफी मांग लेता है, लेकिन काइल के मन का डर और बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि ब्रैंडन धीरे धीरे किसी खतरनाक चीज में बदल रहा है। हालांकि नोआ बात बदलने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हर बच्चा कभी कभी राक्षस जैसा व्यवहार करता है। इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है। उधर मैरिली घर पर अकेली होती है। तभी ब्रैंडन उसके सामने आ जाता है। वह शांत आवाज में कहता है कि शेरिफ को रिपोर्ट देने का फैसला बदल देना ही उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन मैरिली साफ मना कर देती है और उसे घर से चले जाने को कहती है। ब्रैंडन सिर्फ एक डरावनी मुस्कान देता है और वहाँ से चला जाता है। मैरिली दरवाजा बंद करती है और सोने से पहले नोआ को एक मैसेज भेजती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि लाल मास्क पहने ब्रैंडन अभी भी उसके घर के अंदर छिपा हुआ है। वह चुपचाप उसके कमरे में घुस जाता है। तभी बाहर नोआ के घर लौटने की आवाज सुनाई देती है। नोआ बाथरूम में जाकर ब्रश करने लगता है। उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे अंधेरे में ब्रैंडन खड़ा है। अचानक उसे अलमारी के पास कुछ हलचल महसूस होती है। वह तुरंत लाइट जलाता है और सामने लाल मास्क पहने ब्रैंडन को देखकर चौंक जाता है। नोआ गुस्से में ब्रैंडन को डांटता है और उसे खींचते हुए अपने ट्रक तक ले जाता है। अंदर जाने से पहले ब्रैंडन उसे चेतावनी देता है कि वह उसके माता पिता को कुछ भी न बताए, लेकिन नोआ उसकी बात नहीं मानता। जैसे ही नोआ ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठता है, आसपास की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं।
वह देखता है कि ब्रैंडन वहां नहीं है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। तभी वह ब्रैंडन को अपना लाल मास्क पहनते हुए देख लेता है। अचानक ब्रैंडन अपनी लेजर विजन से नोआ पर हमला कर देता है। इसके बाद वह रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। नोआ किसी तरह लंगड़ाते हुए वापस अपने ट्रक तक पहुंचता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही ब्रैंडन तेज रफ्तार से ट्रक से टकरा जाता है। इस टक्कर से ट्रक पर से नोआ का कंट्रोल छूट जाता है। ट्रक बंद हो जाता है और वह उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जब वह बार बार हेडलाइट चालू और बंद करता है तो उसे ट्रक के सामने ब्रैंडन खड़ा दिखाई देता है। अगले ही पल लाइटें फिर झिलमिलाने लगती हैं और ब्रैंडन हवा में उड़ता हुआ गायब हो जाता है। तभी नोआ देखता है कि ब्रैंडन पूरे ट्रक को हवा में उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। इस हादसे में नोआ आगे की तरफ उछल जाता है और उसका जबड़ा स्टीयरिंग व्हील से टकराकर टूट जाता है। वह वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद ब्रैंडन उसके खून से सड़क पर वही रहस्यमयी निशान बना देता है। उधर घर पर काइल चुपचाप बैठा होता है, जबकि टोरी मैरिली को फोन कर रही होती है। उसी समय ब्रैंडन घर के अंदर आता है। वह अपनी शर्ट को कसकर पकड़े रहता है, जैसे कुछ छिपा रहा हो। टोरी तुरंत उसे गले लगाकर पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ब्रैंडन झूठ बोल देता है। वह कहता है कि सॉकर गेम में कुछ लड़कों ने उसके साथ बदमाशी की थी। काइल और टोरी दोनों समझ जाते हैं कि वह सच नहीं बोल रहा। ब्रैंडन अपने कमरे में चला जाता है। दोनों समझ नहीं पाते कि अपने एलियन बेटे की मदद कैसे करें, क्योंकि उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट ढूंढना आसान नहीं है। काइल खुद को और टोरी को ही दोष देने लगता है। उसे लगता है कि उन्होंने एक ऐसे बच्चे की परवरिश की जो पूरी तरह इंसान ही नहीं था। उसी रात काइल को एक सपना आता है। वह खुद को फिर उसी जंगल में देखता है जहां उन्हें पहली बार ब्रैंडन मिला था। सपने में टोरी अपनी गोद में खून से लथपथ एक बच्चे को उठाए खड़ी होती है। जब वह उस बच्चे को काइल की तरफ बढ़ाती है तो काइल की आंखों के सामने उसी राक्षस की तस्वीर आ जाती है जिसमें ब्रैंडन बदल सकता है। तभी मैरिली के फोन से उसकी नींद खुल जाती है। काइल और टोरी तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। वहां मैरिली नोआ के एक्सीडेंट की वजह से परेशान होती है। दोनों उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अस्पताल में मैरिली बताती है कि नोआ के एक्सीडेंट से ठीक पहले ब्रैंडन उससे मिलने आया था। ये सुनकर काइल और टोरी दोनों हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह दोनों ब्रैंडन से बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अजीब लगता है कि नोआ की मौत के बाद भी ब्रैंडन बिल्कुल शांत है और उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं है। टोरी उससे पूछती है कि क्या उसे पता है कि नोआ के साथ क्या हुआ था, लेकिन ब्रैंडन फिर झूठ बोल देता है और कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। यह सुनकर काइल अपना गुस्सा रोक नहीं पाता। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उनके बेटे ने ही यह सब तो नहीं किया। गुस्से में वह ब्रैंडन पर चिल्लाने लगता है। तभी ब्रैंडन उसे जोर से धक्का देता है और काइल पीछे जाकर एक कैबिनेट से टकरा जाता है। टोरी बीच में आकर ब्रैंडन से कहती है कि वह अपने कमरे में चला जाए। बाद में काइल को लगता है कि ब्रैंडन उससे कुछ छिपा रहा है। जब ब्रैंडन नहा रहा होता है तब काइल उसके कमरे की तलाशी लेता है। वहाँ उसे खून से सनी हुई एक शर्ट मिलती है। वह उस शर्ट को छिपा देता है और ब्रैंडन के सामने ऐसा दिखाता है जैसे उसे अपनी हरकत पर पछतावा हो। बाद में काइल वह खून लगी शर्ट टोरी को दिखाता है और कहता है कि यही सबूत है कि ब्रैंडन किसी अपराध में शामिल है। लेकिन टोरी इस बात पर यकीन करने से इनकार कर देती है और उस सबूत को भी नजरअंदाज कर देती है। यह देखकर काइल बहुत दुखी हो जाता है। गुस्से में वह कह देता है कि ब्रैंडन उनका असली बेटा ही नहीं है। काइल की यह बात सुनकर टोरी वहां से चली जाती है। उधर शेरिफ नोआ के एक्सीडेंट वाली जगह की जांच कर रहा होता है। वहां भी उसे वही रहस्यमयी निशान मिलता है जो पहले एरिका के केस में मिला था। अब उसका शक और गहरा हो जाता है। इधर काइल ब्रैंडन के बचपन की पुरानी चीजें देखता है और उन दिनों को याद करता है जब वह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। सोने से पहले वह टोरी से कहता है कि वह ब्रैंडन को कैंपिंग पर ले जाना चाहता है। उसे उम्मीद होती है कि इससे उनके रिश्ते फिर से ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर टोरी को भी थोड़ी राहत मिलती है। अगली सुबह काइल और ब्रैंडन कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। इधर शेरिफ टोरी से मिलने उसके घर आता है। वह ब्रैंडन के बारे में सवाल पूछता है और नोआ के एक्सीडेंट वाली जगह पर मिले अजीब निशान की फोटो दिखाता है। वह कहता है कि यह निशान 2 B अक्षरों को जोड़कर बना हुआ लगता है और शायद इसका संबंध ब्रैंडन ब्रायर से है। टोरी अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन शेरिफ समझ जाता है कि वह उससे कुछ छिपा रही है। जाते समय वह कहता है कि वह दोबारा वापस आएगा। शेरिफ के जाते ही टोरी ब्रैंडन के कमरे में जाती है। वहाँ उसे उसकी नोटबुक मिलती है जो उन्हीं रहस्यमयी निशानों से भरी होती है। पन्ने पलटने पर उसमें एरिका और नोआ की मौत के पूरे दृश्य बने दिखाई देते हैं। उधर जंगल में काइल और ब्रैंडन साथ चल रहे होते हैं। जैसे ही ब्रैंडन का ध्यान दूसरी तरफ जाता है, काइल बंदूक निकालकर उस पर निशाना साध लेता है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन वह ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधे ब्रैंडन के सिर में लगती है। फिर भी वह ऐसे खड़ा रहता है जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो। काइल जल्दी से दूसरी गोली भरता है, लेकिन उससे पहले ही ब्रैंडन गायब हो जाता है।
काइल भागने की कोशिश करता है, मगर ब्रैंडन पलक झपकते ही उसे पकड़ लेता है। काइल अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन अगले ही पल ब्रैंडन अपनी लेजर विजन से उसके सिर के आर पार वार कर देता है और काइल की वहीं मौत हो जाती है। इधर टोरी बार बार काइल के फोन पर कॉल करती है, लेकिन फोन ब्रैंडन उठाता है। वह कहता है कि काइल मर चुका है। टोरी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और पूछती है कि वह कहाँ है। ब्रैंडन जवाब देता है कि वह घर पर है और काइल का फोन अपने हाथ में ही कुचल देता है। उसी समय वह पूरे घर को तहस नहस करना शुरू कर देता है। टोरी 911 पर कॉल करती है, लेकिन ब्रैंडन उसका कॉल कटवा देता है। कुछ देर बाद शेरिफ और उसका डिप्टी ब्रायर परिवार के घर पहुंचते हैं। जैसे ही टोरी उनसे मिलती है, ब्रैंडन उनके सामने ही शेरिफ को मार देता है। डिप्टी टोरी से छिप जाने के लिए कहता है और बैकअप बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके रेडियो में सिर्फ रुकावट की आवाज आती है। तभी ब्रैंडन उसके पीछे आ जाता है और उसे पूरे घर में बार बार पटकता है। आखिरकार वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर जाती है, ठीक उस बिस्तर के सामने जिसके नीचे टोरी छिपी होती है। ब्रैंडन पूरे कमरे में टोरी को ढूंढता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि टोरी पहले ही खिड़की के बाहर लटक चुकी है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। गिरने से उसके हाथ में तेज दर्द होता है। उसी दर्द से उसे ब्रैंडन की पुरानी चोट याद आ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वह तुरंत उठकर खलिहान की तरफ भागती है और ब्रैंडन भी उसके पीछे पहुंच जाता है। खलिहान के अंदर टोरी ट्रैप डोर खोलती है। अंदर रखा एलियन स्पेसशिप अजीब रोशनी से चमकने लगता है। उसी रोशनी में उसे एरिका की चीर फाड़ की हुई लाश दिखाई देती है। टोरी स्पेसशिप से धातु का एक नुकीला टुकड़ा उठाकर अपनी जेब में रख लेती है। फिर वह सीटी बजाकर ब्रैंडन को बुलाती है, जैसे वे बचपन में लुका छिपी खेलते समय किया करते थे। वह उसके पास जाती है। कुछ पल के लिए ब्रैंडन शांत हो जाता है और टोरी की बाहों में आ जाता है। उसी समय टोरी अपनी जेब से धातु का नुकीला टुकड़ा निकालती है और उसे मारने की कोशिश करती है, ताकि वह आगे किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन ब्रैंडन को उसकी चाल समझ आ जाती है। उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है और वह जोर से चीखने लगता है। टोरी कुछ कर पाती उससे पहले ही ब्रैंडन उसे कसकर पकड़ लेता है और खलिहान की छत तोड़ते हुए आसमान में उड़ जाता है। ऊपर जाते समय टोरी का सिर लकड़ी से टकराता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। टोरी आखिरी बार अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरती है, लेकिन अगले ही पल ब्रैंडन उसे छोड़ देता है। टोरी नीचे गिरकर मर जाती है। टोरी को गिरते देखने के बाद ब्रैंडन ऊपर देखता है। तभी एक प्लेन तेज रफ्तार से उसकी तरफ आता दिखाई देता है। अगली सुबह खबर आती है कि वह प्लेन फार्म हाउस से टकराकर क्रैश हो गया, जिससे पिछली रात हुई सभी हत्याओं के सबूत मिट जाते हैं। मलबे की जांच के दौरान रेस्क्यू वर्कर को प्लेन के एक टूटे हुए हिस्से पर ब्रैंडन का वही रहस्यमयी निशान मिलता है। उसी समय ब्रैंडन चुपचाप कुकी खा रहा होता है। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं होता। कुछ समय बाद खबरों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो रही रहस्यमयी तबाहियों की रिपोर्ट दिखाई जाती है। एक ऑनलाइन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट दावा करता है कि ब्रैंडन जैसा सुपर पावर वाला वह अकेला नहीं है और लोगों को चेतावनी देता है कि हालात बिगड़ने से पहले तैयार हो जाएं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ।